हाय फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम मॉडल क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए, बहुत दिनों बाद मैं क्लास फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन लगभग हर संडे जो है 2-3 वीडियो, एक सप्ताह में कम से कम 2-3 वीडियो अपलोड होगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और क्लास 10 का VBI ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कराऊँगा। तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का है, फिजिक्स का VBI ऑब्जेक्टिव है पूरे फिजिक्स का, जो कि 40 ऑब्जेक्टिव है इस क्लास में। तो शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। ताकि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। चलिए अब सेकंड सवाल देखते हैं, जिसमें कहा कि निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है? तो किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है? प्लास्टिक, लकड़ी, मिट्टी, कांच। तो मिट्टी का उपयोग कांच बनाने में, लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है? तो मिट्टी का। तीसरा सवाल देखते हैं, जिसमें कहा कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? मात्रक मतलब हो गया SI मात्रक, पूछ रहा कि किसका SI मात्रक है। तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक है, ऑप्शन सी। किलोवाट घंटा किसका SI मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का। चलिए अब सवाल नंबर 4 देखते हैं, जिसमें कहा कि बैटरी से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? हम लोग जो बैटरी इस्तेमाल करते हैं, टॉर्च, घड़ी, ये सब में जो बैटरी इस्तेमाल होता है, उसमें करा किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो उसमें धारा एब्जॉर्ब होता है, जमा रहता है, जो होता है हमारा डायरेक्ट करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट धारा। तो डिस्ट धारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डिस्ट धारा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5, जिसमें कहा विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है वाट। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट। ये सभी VBI ऑब्जेक्टिव है, जो कि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव कवर कर लीजिएगा। 6 नंबर, जिसमें कहा कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु जो है वह टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट। तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बनाता है? टंगस्टन का, जो कि ऊपर में रहता है, बल्ब के ऊपर जो बना रहता है एलिमेंट, वो टंगस्टन का रहता है। 7 नंबर, इसमें कहा कि इनमें से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत होता है कि जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोयला एक बार इस्तेमाल करते हैं, ये खत्म होता है, फिर इसको हम पुनः इस्तेमाल नहीं कर सकते। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस भी इस्तेमाल होगा, खत्म होगा, तो फिर इसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन लकड़ी, ये खत्म हो रहा है, फिर बन रहा है, खत्म हो रहा है, आ रहा है, तो ये हमारा नवीकरणीय स्रोत होगा, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? लकड़ी। नवीकरणीय स्रोत मतलब हम उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब 8वां सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन जनरेटर जो होता है विद्युत जनित्र, उसमें कह रहा हवा, पवन जो होता है, उसकी चाल कितना होना चाहिए? उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, ऑप्शन ए। तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। यह रहा सवाल नंबर 9, जिसमें कहा कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव। तो दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। चलिए अब 10वां सवाल देखते हैं, जिसमें कहा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F बराबर जो होता है, ये एक फॉर्मूला है, F बराबर इज इक्वल टू होता है R/2। यह अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। तो फोकस दूरी F बराबर होता है वक्रता त्रिज्या R/2, यानी आधी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। चलिए अब सवाल नंबर 11 देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष का उपचार अभिसारी लेंस से किया जाता है। अभिसारी लेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल, जिसमें कहा कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो एक प्रिज्म जो है वो 5 सतह से घिरा रहता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो प्रिज्म आप लोग देखे होंगे, उसमें 5 सतह रहता है, वो 5 सतह से घिरा हुआ रहता है। तो प्रिज्म कितने सतह से घिरा रहता है? 5 सतह से। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, इसमें कह रहा है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? तो सामान्य नेत्र अधिकतम की बात किया जाएगा तो वो अनंत,
और मिनिमम की बात किया जाएगा तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। जब अधिकतम की बात किया जाएगा तो अनंत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर। तो सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, तो अनंत की वस्तुओं को देख सकता है। 14 नंबर सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र जो कि प्रकृति द्वारा दिया गया है, उस नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। तो हमारे आंखों में जो लेंस रहता है वो उत्तल लेंस रहता है। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब 15 नंबर सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। एक फॉर्मूला है जो कि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। विद्युत परिपथ की शक्ति होता है V² डिवाइडेड R, V² बटे R होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, 15 का डी हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं 16 नंबर, जिसमें करा टंगस्टन जो कि बल्ब का ऊपरी भाग जो बना रहता है, करा किस ताप पर पिघलता है। तो इसे पिघलने के लिए हाई टेम्परेचर लगता है, जो कि होता है 3500 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघलता है। इससे कम रहेगा तो ये नहीं पिघलेगा। तो टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलता है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये सारे सवाल ध्यान रखते जाइएगा। अब अगला सवाल नंबर 17 देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है। तो चुंबक बनाने के लिए नॉर्मली जो है हम लोग नरम लोहा का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है, तो नरम लोहा का। 18वां नंबर सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है। जहाँ से विद्युत धारा हम उत्पन्न करते हैं उसको जनरेटर बोला जाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जनित्र। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को बोला जाता है जनरेटर, जनित्र। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, 18 का ए। चलिए अब सवाल नंबर 19 देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किए थे। ये सारे VVI ऑब्जेक्टिव हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो फैराडे ने किए थे। और चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 20, जिसमें कह रहा है कि हमारे मकान जो हमारा घर होता है, मकानों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना होता है। तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो 220 वोल्ट होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है, अल्टरनेटिंग करंट, AC करंट रहता है 220 वोल्ट और 50 हर्ज भी होता है। तो ये दो तरह का सवाल बनता है। तो इसमें 50 हर्ज वाला भी ऑप्शन रहेगा और 220 वोल्ट वाला भी रहेगा। तो वोल्ट रहेगा तो 220 मारेंगे और हर्ज का ऑप्शन दिया रहेगा तो 50 हर्ज मारेंगे। तो हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो होती है 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा और 50 हर्ज होता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं 21, जिसमें कह रहा है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सोलर सेल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं आजकल, सूर्य लाइट जो चार्ज करते हैं, तो जो बना रहता है वो किसका बना रहता है। तो उसमें जो एक बीच में पतली पतली परत होता है वो सिलिकॉन धातु का बना होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं 22 नंबर, जिसमें कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। जिसमें उत्तल लेंस क्या करता है कि छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम लोग करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए, जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो उसमें जो लेंस लगा रहता है वो हमारा उत्तल लेंस लगा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं 23 नंबर, जिसमें कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी। तो इसका एक फॉर्मूला आता है P = 1/f। P = 1/f। फोकस दूरी दिया 20 सेंटीमीटर। एक का मतलब होता है 100, 1 का मतलब होता है 100 मीटर में रहता है, इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे। 20 दे दिया है तो इसको काटेंगे 25 जा 5। तो अवतल लेंस में जो होता है क्षमता निगेटिव होता है, तो इसमें हो जाएगा -5D। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जब अवतल लेंस की बात किया जाएगा तो उसमें क्षमता जो निकलेगा हमारा निगेटिव निकलेगा, और उत्तल लेंस की बात किया जाएगा तो उसमें क्षमता पॉजिटिव निकलता है, प्लस में निकलता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा -5D।
तो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता -5D। अगर फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर रहेगा तो 100 हम 25 से भाग लगाएंगे। जितना सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया रहेगा 100 में भाग लगा देंगे, जितना आएगा वो हमारा क्षमता निकल जाएगा। अवतल लेंस रहेगा तो माइनस में आएगा और उत्तल लेंस रहेगा तो प्लस में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं 24 नंबर, जिसमें कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है। ये लेंस वस्तु रखने वाला स्थिति जो होता है, इससे एक सवाल आ जाता है। तो जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट आंसर। जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। यह रहा सवाल नंबर 25, जिसमें कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा जो होता है वो सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट आंसर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो यहाँ दर्पण की बात कर रहा है, तो दर्पण जो होता है उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और जब सीधा बनता है तभी तुरंत हम लोग पढ़े पीछे का आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। यानी कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी भी बनेगा और सीधा भी बनेगा। इसका सवाल है कि ये भी बन सकता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हम लोग आभासी और सीधा भी बोल सकते हैं। तो दोनों बात समझ गए। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं 27 नंबर, जिसमें कह रहा है कि मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। मोटर गाड़ी चालक जो सड़क पर वाहन चलता है, जो पीछे देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है, उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 28 नंबर, जिसमें कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टिदोष होता है। नेत्र लेंस जो हम लोग आंखों से देखते हैं, फोकस दूरी अगर कम हो गया तो उसमें कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन ए, राइट आंसर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम जो हम लोग सूर्य के प्रकाश की किरण से उपयोग करते हैं, उसको हम सूर्य के प्रकाश की किरण को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो हमारा स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं 30 नंबर सवाल, जिसमें कह रहा है कि नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र के रेटिना पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, और जब वास्तविक बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, उल्टा भी बनेगा और छोटा बनता है। तो नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा छोटा बनता है। अगला सवाल देखते हैं 31 नंबर सवाल, जिसमें कह रहा है कि किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब हो गया आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब बनता है हमारा अवतल लेंस द्वारा। आभासी प्रतिबिंब बनता है हमारा अवतल लेंस द्वारा। अब अगला सवाल देखते हैं, उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तल लेंस को हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इसे प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो एक बिंदु पर सभी किरण को एकत्रित कर देते हैं, इसीलिए इस लेंस को बोला जाता है अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है, अभिसारी लेंस। ऑप्शन ए। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 23, जिसमें कह रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा कहेगा या विद्युत धारा की प्रबलता कहेगा, दोनों का एसआई मात्रक एम्पियर ही होगा। तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर। अगर कहेंगे विद्युत धारा का एसआई मात्रक तो भी हम लोग मारेंगे एम्पियर। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, राइट आंसर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है जूल पर कूलम किसके बराबर होता है। ये वोल्ट के बराबर होता है, जूल पर कूलम। ऑप्शन बी, जूल पर कूलम इज इक्वल टू होता है वोल्ट, 1 वोल्ट। 1 जूल बटे 1 कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो जूल पर कूलम किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 35, जिसमें कह रहा है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है।
तो विद्युत हीटर आप लोग देखे होंगे, उसमें जो लपेटा रहता है इस तरह से, वो जो कुंडली बना रहता है उसमें नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर। तो विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? तो नाइक्रोम का। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 36, जिसमें कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, तो वो किस में जोड़ा जाता है? तो वो विद्युत तार में जोड़ा जाता है, ऑप्शन सी। तो विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस में जोड़ा जाता है? तो विद्युत में तार में। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघुपथन क्या होता है? ओवरलोडिंग। जब धारा प्रवाहित होता है तो धारा करंट जो है ज़्यादा आ जाता है, तो वही कह रहा है कि विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघुपथन की स्थिति तभी आता है जब विद्युत परिपथ में धारा जो है वह बहुत अधिक आ जाता है, तो ये बहुत अधिक बढ़ जाता है, धारा बहुत अधिक क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। लघुपथन का अंग्रेजी होता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग तब होगा जब धारा अधिक रहेगा। तो लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अब 38 देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि सोलर कुकर की भीतरी सतह किस रंग की होती है? तो सोलर कुकर की भीतरी सतह वो काला रंग का होता है, ऑप्शन डी। तो सोलर कुकर की भीतरी सतह किस रंग की होती है? काला रंग का। सेकेंड लास्ट सवाल देखते हैं, 39 नंबर, जिसमें कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? तो अभी हम लोग इसके बारे में तो जानते ही हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो बदल रहा है वो उसका मेन कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और लास्ट सवाल जो कि आज की क्लास का अंतिम सवाल है, तो कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा तभी प्राप्त होगा जब उस यौगिक में हमारा क्या रहेगा? यूरेनियम रहेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? यूरेनियम। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में 40 ऑब्जेक्टिव किया हूँ, ये पूरे फिजिक्स का है, जो कि बहुत ही भिभिया ऑब्जेक्टिव था। तो आप लोग ये सारे ऑब्जेक्टिव को कवर कर लीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक डेली वीडियो पहुँचते रहें। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए और सवाल सॉल्व करते रहिए, ऑब्जेक्टिव समझ कर याद करते रहिए। धन्यवाद।